हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे मिस्र के आगे की जो कला बची थी, जो आगे के पार्ट हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मिस्र के जो पहले पार्ट में पढ़ा था उसमें मिस्र की कला की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किस नदी घाटी के किनारे यह उत्पन्न हुई और मृतकों की कला इसे क्यों कहा जाता है, उस पर हमने चर्चा की थी। और वहाँ पे जो राजवंश चले थे, जैसे युग थे, प्राक फराउनी युग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और प्राक फराउनी युग में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से वहाँ पे मृत्यु को जीवन से ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते थे और मृत्यु को एक विशेष घटना मानते थे। कैसे मृतक व्यक्ति के शरीर को बहुत लंबे समय तक व्यवस्थित रखने के लिए, ठीक मतलब अपने पास रखने के लिए रासायनिक क्रिया द्वारा लेप लगाते थे और लेप लगा कर रखते थे, फिर मम्मी बनाते थे, ताबूत में बंद करते थे, फिर धीरे धीरे उसको मिट्टी में दफनाने लगे और वहाँ पर मस्तबा बनने लगा। मस्तबा के बाद कैसे उसने पिरामिड का रूप धारण कर लिया। ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। और उसके बाद अब जो हम पढ़ेंगे वहाँ पर पूर्णतः पिरामिड पर चर्चा करेंगे। कैसे उसके बाद यहाँ के जो शासक यहाँ पर जो हुए उन्होंने किस तरीके से पिरामिड को मिस्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया और बड़े बड़े विशाल पिरामिडों का निर्माण करवाया, जो कि पहले ईंटों से बनते थे, बाद में पत्थरों से बनना स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे पिरामिडों के बारे में। तो यहाँ पर पहले हम लोगों ने पढ़ा था प्राक फराउनी युग, अब है फराउनी युग। तो फराउनी युग को जो है मेम्फाइट युग भी कहा जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फराउनी युग जो है उसे मेम्फाइट युग कहा जाता है। 2850 ईसा पूर्व से 2050 ईसा पूर्व इसका समय है। मिस्र का इतिहास प्रायः राजवंशों के आधार पर विभिन्न युगों में विभाजित किया गया है। ठीक है, 30 राजवंश मैंने आपको बताए थे, तो सारे पढ़ना तो संभव नहीं है और इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। तो जो इम्पॉर्टेंट हैं और जिन जिन राजवंशों में इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वही मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, और आपके एग्ज़ाम की उससे भी इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। लगभग 2850 ईसा पूर्व में नारमीर नामक सम्राट ने दो विभिन्न राज्यों का एकीकरण किया, दो राज्यों को एक में मिला दिया और तभी से यहाँ मिस्र में जो है राजवंशों के शासन की परंपरा शुरू हो जाती है। यहीं से शासक जो थे वो शासन करना आरंभ कर देते हैं और इसे प्राचीन राजवंश भी कहते हैं। इस काल में तीसरे राजवंश से लेकर छठे राजवंश तक के शासकों ने 500 से अधिक वर्षों तक शासन किया। तीसरे राजवंश से लेकर छठे राजवंश तक की इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें मैं आपको बताऊंगी। और यही सबसे ज़्यादा मिस्र की कला में अगर कहें जो राजवंश थे वो तीसरे से छठे राजवंश तक ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो तीसरे राजवंश से लेकर छठे राजवंश तक के जो शासक थे उन लोगों ने 500 से अधिक वर्षों तक शासन किया। इस काल में स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास हुआ। स्थापत्य कला का विकास हुआ यहाँ पर। मिस्र के प्राचीन शासक फराउन कहे जाते थे, शासकों को फराउन कहते थे और इसलिए इस युग को फराउनी युग भी कहा जाने लगा। इस शासनकाल में एक प्रसिद्ध नगर हुआ जिसका नाम मेम्फिस था, जो यहाँ की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, तो इसके बाद अब हम पढ़ेंगे तृतीय राजवंश से। ठीक, तो तृतीय राजवंश में है मिस्र के इतिहास का प्रथम महत्वपूर्ण युग तीसरे से छठे राजवंशों तक रहा है, जिसे प्राचीन राजवंश कहा जाता है। इसकी राजधानी मेम्फिस थी। तृतीय राजवंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सम्राट जोसर था, जिसने मेम्फिस नगर में अनेक सुंदर समाधि गृहों का निर्माण करवाया। ठीक है, और मिस्र में पत्थर से बने विशाल भवनों का आरंभ यहीं से होता है। पत्थर से जो पिरामिड बने थे और भवन बनना यहीं से स्टार्ट होते हैं। संख्या में अत्यधिक पिरामिड नुमा समाधि गृह बनाए जाने के कारण तृतीय राजवंश पिरामिडों का युग
कहलाया जाता था। ठीक है, जोसर प्रथम शासक था जिसने पिरामिड बनाने की कला का विकास किया तथा पाषाण स्थापत्य का जन्मदाता भी बना। पाषाण मतलब पत्थर से बनाए जाने वाले भवन और पिरामिडों का प्रथम जो है जन्मदाता ये बना था। जोसर ने के समय से ही शुरुआत हुई थी पत्थर से बनने की। ठीक है, इससे पहले धूप में सुखाई गई ईंटों से मस्तबा व पिरामिड बनाए जाते थे। तृतीय राजवंश से छठे राजवंश तक शासकों ने गगनचुंबी त्रिभुजाकार दिखाई देने वाली समाधियों का निर्माण किया, यानी पिरामिडों का निर्माण किया। ठीक है, बहुत बड़े बड़े पिरामिड यहाँ पर बनाए गए और जो बहुत ऊंचे ऊंचे थे, ऐसा लगता था कि आसमान को छू रहे हैं। ठीक है, त्रिभुजाकार जैसा मैंने आपको बताया शंकु के आकार के बनते थे। ठीक है, उसके बाद है चतुर्थ राजवंश। यहाँ पर तो आपने पढ़ लिया, तृतीय राजवंश में जोसर शासक था और इसने पिरामिडों का निर्माण सबसे पहले मतलब पत्थरों से सबसे पहले स्थापत्य कला की शुरुआत की थी। ठीक है, ये याद रखिएगा, पिरामिड तो बने थे और जोसर ने बस ये था कि स्थापत्य कला जो है पत्थरों से सबसे पहले मतलब शुरुआत की थी। ठीक है, उसके बाद है चतुर्थ राजवंश। इस राजवंश का आरंभ स्नेफेरू से होता है। स्नेफेरू यहाँ का शासक था और इसके 3 उत्तराधिकारी थे। कौन कौन? खुप्रू, खप्रे और मैकुरे। ठीक है, ये बाद में जो है बारी बारी से शासक हुए और जिनकी प्रसिद्धि विशाल पिरामिडों के निर्माण कराने से के कारण होती है। ठीक है, सम्राट खुप्रू जो है इस वंश का महान शासक था। इसने राज्य विस्तार, राज्य को बढ़ाने के साथ ही कला व संस्कृति का भी विकास किया। इसने बहुत ज़्यादा धन खर्च करके गीजा, जो गीजा का नाम आपने जरूर सुना होगा, गीजा का पिरामिड बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है मिस्र में। ठीक है, तो गीजा में हजारों मजदूरों की सहायता से 13 एकड़ भूमि पर 450 फीट ऊंचे पिरामिड का निर्माण कराया। सबसे ऊंचा पिरामिड खुप्रू ने बनवाया था, 450 फीट। ठीक है, जो 23 लाख पत्थर के टुकड़ों द्वारा 20 वर्षों में पूरा किया जा सका था और यह लगभग 2650 ईसा पूर्व में बना था। ठीक है, यह ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा नाम से विश्व विख्यात हुआ, जिसे हम गीजा का पिरामिड के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन जीके में आ जाता है और प्राचीन विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक ये माना जाता है। ठीक है, गीजा का पिरामिड। इस पिरामिड के आसपास राजकीय लोगों के मस्तबे बने हैं। पूर्व की ओर 3 छोटे पिरामिड एक ही पंक्ति में बने हैं, जो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये खुप्रू की रानियों के होंगे। पिरामिड के ठीक सामने देवालय बना था जहाँ मृतक संस्कार किए जाते थे और ये अब नष्ट हो चुका है। ठीक है, जो मतलब देवालय था। खुप्रू के बाद खप्रे मिस्र का फरो बना, शासक बना। इसने खुप्रू के पिरामिड के पास ही एक पिरामिड बनवाया जो उससे छोटा था, 447 फीट का ये बना था, लेकिन कलात्मक ढंग से इसने इसे बनवाया था। ठीक है, और इस पिरामिड के मुख्य द्वार से संबंधित एक देवालय बना है जो खप्रे ने बनवाया था। उसका जो पिरामिड था उसके जो मुख्य द्वार था वहाँ से संबंधित एक देवालय है जो पक्की सड़क द्वारा घाटी मंदिर से जुड़ा हुआ है। घाटी मंदिर जो नील नदी के किनारे घाटी है, वहाँ पर एक मंदिर है, वहाँ से जुड़ा हुआ बना है। ठीक है, तो संभवतः इस घाटी मंदिर में शव की रासायनिक क्रिया की जाती होगी, जो बॉडी जो मृतक शरीर होता है उसको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ सम्राट खप्रे की लगभग 23 आदमकद प्रतिमाएं थी जो अब नष्ट हो चुकी हैं और इनमें एक प्रतिभा प्राप्त हुई थी जो इजिप्शियन म्यूजियम कायरो में सुरक्षित है। खप्रे के शासनकाल में मूर्तियों का बहुत अधिक निर्माण हुआ और इसने अपने पिरामिड के पास नरसिंह रूप में एक अति विशाल स्फिंक्स की प्रतिमा बनाने की कला का विकास किया। ठीक है, स्फिंक्स किसे कहते हैं? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सुन ली, मतलब अच्छे से आप इसे ध्यान से सुनिएगा। स्फिंक्स जो है इसने खप्रे ने बनवाया था एक प्रतिमा जो नरसिंह रूप में, नरसिंह रूप जैसे आपने अपने हिंदू धर्म में हिरण्याकश्यप का नाम सुना होगा। उसको जो विष्णु जी थे उन्होंने नरसिंह का अवतार लिया था, उन्होंने उसका वध किया था। तो नरसिंह का अवतार प्रहलाद का नाम जरूर से, उनका जो उसका भक्त था विष्णु जी के प्रहलाद,
यमराज जो थे, तो उन्होंने हिरण्यकश्यप को मारने के लिए विष्णु जी ने अवतार दिया था नरसिंह का। नरसिंह का रूप जो उनका जो पूरी बॉडी थी वो मनुष्य की थी और जो उनका मुख था वो शेर का था, ठीक है, तो उसे ही नरसिंह रूप कहते हैं। उसी तरीके से ही स्फिंक्स भी बना हुआ है, इसका नाम स्फिंक्स रखा गया। और इसमें एक विशालकाय लेटे हुए शेर की प्रतिमा है जिसका मुख मानव का बना है। तो यहाँ पर जो शरीर पूरा बॉडी है वो एक लेटे हुए शेर की लगती है और जो मुख है वो इंसान का बना है। और नरसिंह में बॉडी जो थी, नरसिंह का जो विष्णु जी ने रूप धरा था वो बॉडी पूरी मानव की थी और उसका जो मुख था वो शेर का था। लेकिन यहाँ पर उसका उल्टा है, बॉडी जो है वो शेर की बनी हुई है और जो मुख है वो इंसान का बना हुआ है, ठीक है। लेटे हुए शेर की प्रतिमा यहाँ पर ऐसे दिखाया गया है। अनुमान यह है कि यह मुख जो है सम्राट खप्रे का है, ठीक। और इस तरीके की एक मूवी भी बनी है, नार्निया मूवी, पता नहीं आपने देखी है कि नहीं, लेकिन मुझे तो बहुत पसंद है। उसमें जो है उसमें भी इसी तरीके से दिखाया कि इंसान का जो बॉडी है वो जानवरों की है और जो उसका चेहरा है वो इंसानों का है। इसी पर लगभग कुछ मिलती जुलती टाइप से मूवी बनी हुई है, ठीक है। तो इसी तरीके से तो ये जो स्फिंक्स बना है ना, ये मतलब खप्रे का इसका मुख ऐसा अनुमान लगाया जाता है। और यह जो प्रतिमा है वो 241 फीट लंबी है, 63 फीट चौड़ी है तथा 66 फीट ऊंची है, ठीक है। इसकी 1 मीटर के लगभग चौड़ी नाक है थी तथा दाढ़ी भी थी जो क्षतिग्रस्त हो चुकी है। दाढ़ी का एक छोटा सा भाग ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में संग्रहित है। स्फिंक्स के ठीक सामने इसकी उपासना करने के लिए एक मंदिर समर्पित है जिसके पूर्व व पश्चिम में 2 पवित्र स्थान बने हैं और जहाँ पर सूर्य के निकलने और अस्त होने का जो प्रकाश आता है वो सीधा उस पर पड़ता है, ठीक है। विद्वान यह अनुमान लगाते हैं कि स्फिंक्स की प्रतिमा गीजा के पिरामिड के रक्षक का रूपक हो सकती है, कि इसकी रक्षा करने के लिए इसको यहाँ पर बनाया गया है। खुपरू व खप्रे ने निर्माण बहुत सारे पिरामिड बनवाए, बहुत विशाल पिरामिड बनवाए जो मतलब विश्व विख्यात हैं। और इनके निर्माण कार्यों में इन लोगों ने बहुत सारा धन खर्च कर दिया, जिससे उस समय इस देश की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ती चली गई। उसके बाद यहाँ पर खुपरू और खप्रे के बाद सम्राट हुए मैकुरे। तो मैकुरे ने बहुत ऊंचे पिरामिड नहीं बनवाए क्योंकि यहाँ की स्थिति आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो मैकुरे ने पिरामिड बनवाए लेकिन इन लोगों से छोटे बने। तो जो मैकुरे ने जो पिरामिड बनवाया है वो 215 फीट ऊंचा है, ठीक। यह पिरामिड मैकुरे के शासनकाल में पूरा नहीं हो चुका मतलब नहीं हो पाया था, जो इसका निर्माण है वो बाद में हुआ था, ठीक है। तो ये तीनों शासक थे, खुपरू, खप्रे और मैकुरे। इन लोगों के कार्य के बारे में मैंने बता दिया आपको। ये जो पिरामिड के लिए ही प्रसिद्ध है, इन्होंने बहुत विशाल पिरामिड बनवाए थे, ठीक है। तो ये आपका तृतीय और चतुर्थ जो राजवंश है वो समाप्त हो गया। यही इम्पोर्टेंट था। इसमें खुपरू, खप्रे और मैकुरे कौन थे और इनके पिरामिड और स्फिंक्स की मूर्ति, ठीक है। स्फिंक्स की मूर्ति जो है खप्रे ने बनवाई थी, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद अब हम जो है मध्य राजवंश के को पढ़ेंगे और उसके बाद नवीन राजवंश। तो वहाँ पर आपका मिस्र की कला जो है वो समाप्त हो जाएगी। थोड़े बहुत क्वेश्चन हैं मिस्र से संबंधित, वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों मेसोपोटामिया की जो कला है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप लोग कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है और भी मन करता है कि और अच्छा जो भी मुझसे हो सकता है मैं करूं आपके लिए, अच्छे वीडियो मतलब आपके पढ़ने के लिए लेके आऊं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।